आज एक बार फिर इस बेस्ट एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स बाई एससी सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लाए हैं डियर स्टूडेंट हाई स्कूल 2024 सेट 822 IB। इस सेट के प्रश्नों का हम समाधान करेंगे, जिन्हें आप आसानी पूर्वक देख करके उसका फेयर बना करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और यह 2026 के परीक्षा के लिए मैं चुनिंदा प्रश्नों का समूह, जैसे जिस सेशन का एग्जामिनेशन होने वाला होता है तो पीछे के क्वेश्चन किस ईयर के आपकी आने वाली परीक्षा में समावेशित होने के चांसेज 99% है, उन्हीं क्वेश्चनों का समावेश का समाधान कराते हुए हम आपके पास लाते हैं। और गुडविल में अगर साथ चलकर ये बनाए गए वीडियो क्लिप देखते हैं, तैयारी करते हैं, तो आशा करते हैं कि 100% आपको सफलता मिलनी तय है। और जरा सा भी संदेह नहीं कि कहीं आप असफल होंगे, क्योंकि पास होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, अच्छे नंबर लाना बड़ी बात होती है। तो आपकी तैयारी बेहतर होगी, अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क लाएंगे। तो जो ऑप्शनल क्वेश्चन हमारे पास होते हैं 20 नंबर के, उन्हें OMR सीट पे भरा जाना होता है, जैसा कि आप सबको पता होगा। तो सबसे पहले हम क्रम संख्या 1 से लेकर क्रम संख्या 20 तक जो यहां बोर्ड पर अंकित है, इंगित है, हम इस टास्क को पूरा करते हैं। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन उठता है कि अगर 65 और 117, 65 व 117 का जो महत्तम समापवर्तक है, अर्थात HCF है, वह 65P माइनस 117 के बराबर है। अर्थात 65P माइनस 117 इन दोनों दिए गए अंकों के महत्तम समापवर्तक के बराबर है, ऐसा हमारा सवाल का शर्त कहता है। तो जेन्युइन बात है। 65 and 117 HCF इज कन्फर्मली 13। जैसा कि आप जानते हैं कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो हमारी दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाज्य कर सके, यही रूपरेखा होता है हमारे HCF का। तो देख लीजिए, 13 को हम 65 में 5 बार में काट सकते हैं, और उसी 13 से 117 को हम 9 बार में काट सकते हैं। तो कंफर्म हो गया कि हमारे HCF का मान 13 है।
जो कि सवाल में बताया गया था कि ये 65p माइनस 117 वो 13 के बराबर अर्थात HCF के बराबर होगा। तो कंफर्म होगा कि 65p इज इक्वल टू 13 प्लस 117 एंड 65p इज इक्वल टू 130 एंड कंफर्मली p इज 130 अपॉन 65 एंड रिजल्ट इज 2। यस, result is 2 and option B is correct. Option B option B 2 correct. And second question, this is first question and second question 2 tan 45 degree 2 tan 45 degree upon 1 plus tan square 45 degree value is what? तो डियर स्टूडेंट, जानते हैं हम 2 tan a upon 1 plus tan square a is sin 2a is sin 2a and a seated 45 degree, so sin 2 into 45 and sin 90, 45 multiplied 2 is 90 and sin 90 we know that 1. So option number C is 1. And third question is 15, 18 and 24 का एलसीएम क्या होगा? तो फैक्टर मेथड से हम एलसीएम निकालने के लिए तैयार रहते हैं। 3 से 5 बार में, 6 बार में, 8 बार में कटता हुआ दिखाई दिया। अब 2 से 5 नहीं कटेगा, उतरेगा 3 बार में, 4 बार में। अब इनको हम बारी बारी से काटेंगे, तब हम 1 तक पहुंचेंगे। तो क्यों ना हम इनका गुणा करा दें। तो 5 के तिहाई में 15, चौके में 60, दूनी में 120, तिया में 360। हम 360 तक पहुंच रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी 360 लिखा है। ऑप्शन नंबर डी के साथ 360 हमारा एलसीएम बनता हुआ बड़ी आसानी से। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 बताया गया है एक छोटा का क्वेश्चन के रूप में 148 अपॉन 185 का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप क्या होगा? तो गौर करिए, वो संख्या जो दोनों को विभाज्य कर सके। तो यहां अगर हम 37 से काटते हैं तो 37 के चौके में 148 बनता है और 37 के पंजे में 185 बनता हुआ नजर आता है। और फाइनली सरलतम रूप हमें 4/5 के रूप में मिलता है, जो ऑप्शन ए 4/5 दिया गया है। 4/5 ऑप्शन ए के रूप में दिया गया है, जो चौथे सवाल का
जवाब बनता हुआ जा रहा है। फिर इसी क्रम में हम 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां करते हुए हम 20 क्वेश्चन के टास्क को पूरा करेंगे और बड़ी आसानी से आप लोग उसे समझ सकेंगे। तो ध्यान देने की बात अब है, हम 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताते हैं पी के किस मान के लिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू मीन्स 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस पी वाई इज इक्वल टू 16 और माइनस 16 इज इक्वल टू 0 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। जब भी समपाती रेखाओं का जिक्र आ जाए, समपाती रेखाएं अथवा एक शब्द और होता है अनंततः अनेक हल होते हैं। इन दोनों भाषाओं में हमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम 3/6 को दिखाना चाहेंगे अपने -1/-p से, और 3 से हम 2 बार में काट करके माइनस से माइनस खत्म करके 1/2 की वैल्यू 1/p के अधीन दिखाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे p इक्वल टू 2 हमें मिलता हुआ नजर आएगा। तो यह जो p की वैल्यू थी वास्तव में 2 निकलता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जाता है। ऑप्शन नंबर बी को सही करते हुए हम 2 चूज कर सकते हैं। फिर इसी क्रम में 6ठा क्वेश्चन जो है, 6ठे क्वेश्चन का कहना है कि 3x प्लस 2py इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज 0 की निरूपित रेखाएं परस्पर समानांतर हों तो p का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, कभी भी अगर रेखाओं को लेकर के समानांतर का जिक्र करा दिया जाए तो वहां m1 बराबर m2 होता है, यानी दोनों प्रवणताएं बराबर होती हैं। और अगर किसी समीकरण में लंब होने का जिक्र कराया जाए तो वहां दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो प्रवणताओं का गुणनफल -1 का होना लंब रेखाओं का प्रदर्शन है, और जबकि दोनों प्रवणताओं का समान होना अर्थात m1 बराबर m2 होना वो समांतर का प्रमाण है। तो समांतर रेखाओं का यहां जिक्र कराया गया है। तो हम दोनों समीकरणों को सबसे पहले कार्य यह है कि हम y बराबर mx प्लस c के रूप में चले। तो 2py इज इक्वल टू निगेटिव 3x प्लस 2, जिसे हम y को फ्री कराएंगे तो y इज इक्वल टू निगेटिव 3/2p x प्लस 2/2p। तो हमें c से कोई मतलब नहीं है, हमारा मेन फोकस है हमारी प्रवणता की वैल्यू तो -3/2p दिखा जब हम y इक्वल टू mx प्लस c से टैली करेंगे तब। इसी क्रम में हम दूसरे समीकरण को अगर जो देखते हैं तो 5y के अगेंस्ट में -2x एंड -1 सो दैट y फ्री कराएंगे, इसके कारण तो माइनस में 2/5 x एंड -1/5 मिलता नजर आवेगा। यहां हम तुलना कराएंगे y बराबर mx से, m2 जो हमको दिखेगा वो -2/5 दिख रहा है। तो समांतर होने की क्या गुणवत्ता है, अभी अभी मैंने जिक्र किया कि m1 इक्वल टू m2 होता है
समांतर के लिए, निश्चित रूप से समांतर के लिए ये बातें लागू होती हैं। तो ऐसे में -3/2p and -2/5. Here are minus minus cancel and cross multiply. 4p is 15. 4p is 15. Then p is 15/4. 15/4. Yes. 15/4 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 15/4 मिल रहा है, तो छठे में हम ए को सही करते हुए 15/4 को चूज कर लेंगे। तो छठे क्वेश्चन का समाधान और पीछे चौथे क्वेश्चन का समाधान, ये दोनों पांचवें और छठवें का समाधान हमें p बराबर 2 और यहां का p बराबर 15/4 मिलता हुआ। बड़ी सरलता पूर्वक हम 6 सवालों के जवाब दे चुके। आगे इसी क्रम में हम 7वें के जिक्र में अगर आवे तो बहुत ही प्यारा छोटा सा क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हम मौखिक कह दें तब भी चलेगा। अगर मौखिक कह देते हैं तब भी चलेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। कहते हैं यट मीन्स यदि 15 cot थीटा, 15 cot थीटा वैल्यू इज 8, देन साइन थीटा इज क्वेश्चन मार्क। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। cot थीटा कन्फर्मली 8/15 होगा, और अगर ट्रायंगल में देखें तो आधार बटा लंब, वो हम काट का समझौता कराते हैं। आधार बटा लंब ही संबंधी बनते हैं काट के। तो ऐसे स्थिति पर आधार बटा लंब की बात जब आती है तो आधार को हम 8 कह दें और लंब को हम 15 कह दें। तो 15 के वर्ग में 225 होता है और 8 के वर्ग में 64 होता है। दोनों मिलकर 289 की बात करेंगे, और वर्गमूल अगर लिया जाए तो 17 की बात करेंगे। अर्थात अंडर रूट में हम कर्ण निकाल रहे थे, जो कि हमें प्राप्त हो गया। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जिक्र है। और जब साइन की बारी आएगी तो साइन लंब बटे कर्ण का संबंध रखता हुआ 15/17 अपने लक्ष्य पे पहुंचाता हुआ। तो 15 के बटे में 17 हमारा ऑप्शन नंबर डी जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर हमें 15/17 लिखा हुआ दिख रहा है, तो हम 15/17 के साथ जाएंगे। ओके, 8वें क्वेश्चन पर क्या बात कर रहे हैं? 8वें क्वेश्चन का ये जिक्र है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं। एक का नाम इन्होंने कह दिया ABC और दूसरे को इन्होंने करा दिया XYZ। तो इनको सिमिलर भी कहा गया, यानी समरूप कहा गया, जिनमें एंगल ए को 75 डिग्री और एंगल वाई में 57 डिग्री। तो एंगल सी इज क्वेश्चन मार्क, ऐसा सवाल सामने आ रहा है। तो गौर से देखें स्टूडेंट, यहां समरूप की बात की जा रही है। तो सिर्फ समरूप की बातें होती हैं तो वहां 100% समरूपता क्या होता है? समरूपता में हम परिपाटी से यही जानते हैं कि जब तीनों कोण समान होते हुए समानुपातिक भुजाएं पाई जाती हैं तो डिफिनीशन के मुताबिक वही समरूप होता है या वही सिमिलर कहलाता है। तो हम जब समरूप को यहां शर्त में देख लिए
तो एंगल ए की टैली एंगल एक्स से, एंगल बी की टैली एंगल वाई से, एंगल सी की टैली एंगल जेड से करना प्रारंभ कर देंगे। फिर क्या होगा, एंगल वाई को ही हम यहां बी को 17 से पूरा कर दें और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, इससे हम अवगत हैं। आइए, कोई बात नहीं। तो इन दोनों एंगल को अगर जोड़ते हैं तो 70 और 50 मिलकर 120 होगा और 7 5 12 मिलकर 132 होगा। 132 डिग्री का योग दो कोणों के समीप में आ रहा है। तो सी वाला अगर जिक्र कराया गया है तो अगर हम 180 में से इस 132 को लेफ्ट करा देते हैं तो निश्चित तौर पे 32 और 8 40 और 40 80 होता है, यानी 48 डिग्री। एंड 48 डिग्री 48 डिग्री 48 डिग्री ऑप्शन बी। सो राइट ऑप्शन बी। तो इस सवाल का जवाब मिलता हुआ ऑप्शन बी के साथ, जो 48 डिग्री का बात कर रहा है। आइए, ठीक है, हम 9वें पर। 9वां बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, केवल पढ़ने और लगाने की देरी है। एक बिंदु यम जिसका पॉइंट हमें -3,4 में दिया हुआ है, तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु जहां जिक्र आ जाए, मूल बिंदु वो 0 0 होता है। तो ऐसे में इनको x1 y1 और इनको x2 y2 अलॉट कर ले। अलॉट करने के बाद डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया जाए। तो डिस्टेंस होता क्या है, x1 माइनस x2 इन होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इन होल स्क्वायर। ओके, एंड -3 and -0 no side effect whole square plus 4 -0 no side effect whole square and -3 in whole square 9 and 4 square is 16 and overall 25 and result D is positive negative 5। पॉजिटिव नेगेटिव 5 अर्थात हमारे दूरी का मान 5 मात्रक होगा और 5 मात्रक की दूरी ऑप्शन ए बोल रहा है। तो ऐसी अवस्था में हम ऑप्शन ए के साथ 5 मात्रक की बात करेंगे कि दूरी यही होगी निश्चित रूप से। आगे 10वें क्वेश्चन पर क्या कहते हैं कि अगर बिंदुओं, दो बिंदुओं का मामला आ गया, बहुवचन है तो बिंदुओं का जिक्र होना जायज है। तो बिंदुओं -2,6 एंड -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि मिडिन पूछा जा रहा है। तो मिडिन x1 प्लस x2 y2 एंड कॉमा y1 प्लस y2 by2 पे चलता है। तो here are a lot of x1 y1, a lot of x2 y2 and confirmly use this formula. So m x1 -2 and x2 -2 by 2 and 6 plus 10 -2 and -2 by 2 and 6 plus 10 by 2. Okay. M is -4 by 2 and 16 by 2. In calculate on -2,8. -2,8 is right answer। और ऐसे में हम -2,8 इज फर्स्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ, ऑप्शन ए -2,8 यस। तो 10 क्वेश्चनों के टास्क पूरे हो गए। बिल्कुल सरल भाषा में है, कहीं किसी शब्दों में कोई आपत्ति नहीं है। फार्मूलों का उपयोग करते हुए कैलकुलेशन करना तो बनता ही है, क्योंकि फार्मूला पता होने के साथ साथ
आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होना निश्चित रूप से स्वाभाविक है। तो हम अपने कैलकुलेशन को भी स्ट्रांग बना लेंगे और अपने फार्मूलों को भी रेडी रखेंगे एक अच्छी सफलता के लिए। ओके, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में क्या जिक्र कराए हैं, इनको हम पढ़ते हैं। एबीसी में अगर एडी लंब बीसी हो, अगर एडी लंब बीसी हो, ऐसा क्वेश्चन कहा गया है, एडी लंब बन रहा है बीसी पे, तो एडी स्क्वायर का मान बराबर होगा एडी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो गौर कराएंगे कि इन्होंने सारे ऑप्शन को सीडी के पदों में दे रखा है, सीडी के पदों में। तो सीडी के पदों में अगर जो दे रखे हैं एडी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालने की बातें हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन तो ये बनता है कि अगर ये लंब है और समबाहु है तो ये मिडिल पे वर्क करेगा, मिडिल पे वर्क करेगा, अर्थात बीसी इन मिडिल पॉइंट डी मीन्स CD इज इक्वल टू BD, BD इज इक्वल टू CD जरूर काम करेगा। और समबाहु होने की वजह से हम AB, BC, AC सबको बराबर कहने का हक है हमें। तो अगर बराबर कहने का हक है तो क्यों न हम AC को BC जब कह रहे हैं तो इसी AC को 2CD कहवा दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अच्छी बात है। तो ऐसी दशा में हम यहां ADC में, ट्रायंगल ऑफ ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्योंकि जब ये मिडिल पॉइंट पे आएगा तो 90 डिग्री का बनाना तय है। और बनाना क्या तय है, क्वेश्चन ने दे रखा है कि एडी लंब बीसी 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम उपयोग करेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसी अवस्था में हम एडी स्क्वायर को कह सकते हैं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, बट AC को अभी अभी मैंने 2CD कहा है, तो 2CD इन होल स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर एंड 4CD स्क्वायर minus CD square and the result is 3CD square and 3CD square value of AD square. Yes. तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 3CD स्क्वायर दे रखे हैं, कोई बात नहीं। 12वें क्वेश्चन में इन्होंने बात किया है कि यदि एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल में एबीसी का नामकरण कर देते हैं और इनके दिए गए वैल्यू के मुताबिक हम वैल्यू भर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए 7,5 and 5,7 and -3,3 given below by question। अब कहते हैं यदि BC का मध्य बिंदु D है, BC का मिडिल पॉइंट इन्होंने कहा है D है, तो AD की माप क्या होगी, यानी AD इज क्वेश्चन मार्क, जबकि D BC/2 है, जो पॉइंट D है वो BC/2 है, अर्थात मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लागू करा सकते हैं। अभी अभी एक क्वेश्चन में मैंने मध्य बिंदु के निर्देशांक को कैसे पाया था, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो पहला वर्क हमारा होना चाहिए x1 + x2, x1 + x2 5 and -3, 5 - 3 result is 2, 2/2 is 1, solve 5 - 3/2
2/2. Yes, 1. And 7 plus 3 is 10. 10/2 means 5. 1,5 is D point. And AD in between 2 points distance. So D is under root 7 minus 1, 16 whole square, and 5 minus 5 in 0 whole square, and this is 36 overall 6. D is 6. So D is 60 means AD is 6. AD की वैल्यू 6 प्राप्त होता हुआ नजर आया, तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी नंबर 6 मात्रक चूंकि दिया हुआ है, ऑप्शन सी 6 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात आती है, अगर सेक थीटा का मान 2 हो, यदि सेक थीटा का मान 2 हो, सेक थीटा का मान 2 है, तो थीटा क्या होगा? ध्यान दीजिए, सेक और कास एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बाय द वे, टेबल यदि नहीं याद है तो इतना तो याद रखिए कि सेक जो है वो कास का अपोजिट होता है। तो कास का यदि यह अपोजिट है, तो ऐसे दशा में कास थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, क्योंकि 2/1 है, अपोजिट में 1/2 हो जाएगी। अब तो हम टेबल से जानते ही हैं कि कास 60 डिग्री जो है वो 1/2 के रोल में आता है। तो ऐसे अवस्था में हम थीटा को 60 डिग्री कह दें तो बेटर होगा, अच्छी बात है। तो हम 60 डिग्री जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। ऑप्शन बी ही हमारा 60 डिग्री लिखा हुआ पॉइंट दिख रहा है। तो बड़ी आसानी से मैंने थीटा का मान 60 अंश दिखा दिया। अब आता है सामने कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज व्हाट। तो ये भी एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए बड़ी सुविधा के आधार पर हम इसे दिखाएंगे, बताएंगे, और इस सवाल को भी हम पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो ऑप्शनल क्वेश्चन जो भी होते हैं वो मुश्किल से 20 क्वेश्चन हमारे अगर सोचने, पढ़ने और लगाने में अगर खुद स्वयं लगाया जा रहा है तो उसे आधे घंटे में तो पूरा कर लेना आवश्यक ही होता है। अगर समझाने की बात है तो आधे घंटे से 10-5 मिनट और भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन यहां है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट एंड अगेन ब्रैकेट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा वैल्यू इज व्हाट। दिस इज व्हाट। तो ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा का रिलेशन होता है काट के साथ 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। सो कोसेक स्क्वायर थीटा सीटेड 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा and minus cot square theta already by question, and 1 minus sin square theta is cos square theta is sin square theta, because sin square theta and cos square theta is 1, and cot square cancel, and 1 multiply sin square theta, no side effect, this is sin square theta, and option डी ऑप्शन साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल राइट है। तो हम डी के साथ जाते हुए डी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात हम करते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन में आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? ध्यान दीजिए, कहीं बेलनाकार अगर रूप आ जाता है तो बेलन का आधार जो बनता है हमारा वास्तव में सर्कल बनता है। इन्होंने आधार के क्षेत्रफल यानी सर्कल के क्षेत्रफल को दे दिया है 9 पाई, अर्थात हम पाई आर स्क्वायर का जिक्र अगर 9 पाई से करवा देते हैं
तो पाई से पाई कटता हुआ आर स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी, वहीं आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। जो भी मात्रक है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, तो ऐसे हालत में 3 सेंटीमीटर हम ऑप्शन ए के साथ जाने वाले हैं। ऑप्शन ए पर 3 सेंटीमीटर दिया भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक सर्कल है जिसमें वर्ग बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, हम वर्ग बना भी लेते हैं, नॉमिनेशन भी कर दें, नॉमिनेशन करने में क्या जाता है। अब इन्होंने कहा है कि लंबवृत्तीय 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सर्कल, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सर्कल, तो जिस सर्कल का त्रिज्या 4 है तो उसका डायामीटर जो है उसी का दूना तो होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो गौर करें, अंदर बनने वाला जो वर्ग है, वास्तव में अंदर जो बनने वाला वर्ग है, वास्तव में जो इसका विकर्ण होगा, विकर्ण की स्थिति जो बनेगी वो एक्चुअली उसका व्यास होगा। और हम अपने वर्ग के भुजा को अगर x स्वीकार कर लें, x स्वीकार, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, इस बात को अवगत होते हैं, और 90 डिग्री का कोण हमारा हर ऑप्शन पे बनता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इन होल स्क्वायर, सो दैट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 cm स्क्वायर, 32 cm स्क्वायर। चूंकि पूछे थे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा का स्क्वायर ही तो वर्ग का क्षेत्रफल बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे और कहेंगे कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 32 cm स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दे दिया गया है माध्य क्या होगा। माध्य समांतर माध्य से संबंधित है। तो माध्य में अगर साधारण माध्य है तो 3 कॉलम, और यदि वर्गांतराल माध्य है क्वेश्चन तो 4 कॉलम, या लघु रीत से बन जाता है तो आगे उसमें और कॉलम बढ़ सकते हैं या बढ़ जाते हैं निश्चित रूप से। तो यहां हमें वर्ग का है और साधारण विधि से है, तो हम 4 कॉलम यहां देंगे और आसानी से सवाल का टास्क पूरा करेंगे। तो यहां हम 3 कॉलम न देकर 4 कॉलम देना चाहेंगे। 3 कॉलम नहीं, 4 कॉलम, एक वर्ग वाला, दूसरा मध्यमान के लिए, तीसरा फ्रीक्वेंसी के लिए, और चौथा उनके गुणनफल के लिए। तो यहां वर्ग हो गया, यहां मध्यमान हो गया, और यहां फ्रीक्वेंसी हो गई, और यहां फ्रीक्वेंसी में मध्यमान यानी x का गुणा हो गया। तो वर्ग अंतराल इन्होंने दिया है 3 से 5, वहीं 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखा है 4 2 1 3, 4 2 1 3 फ्रीक्वेंसी है, यानी आवृत है, अर्थात बारंबारता है। ठीक है, 3 में 5 जोड़ के आधा करा दिया जाए तो वही मध्यमान कहलाता है, तो 4 आएगा। 7 में 5 जोड़ के 12, 12 का आधा 6 आएगा। जब 2 का डिफरेंस मिला तो समय न गंवाते हुए 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 होना निश्चित है। 11 9 20 का आधा 10 निश्चित है। और n के मान को हम जोड़ लेते हैं तो 4 2 6 1 7 3 10 आ रहा है, और ऐसे में 4 चौके 16 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 8 एक कम 8 होगा, और 10 तियां 30 होगा। 16 12 वैसे 28 होता है, 28 में 8 जोड़े 36 होता है, 36 में 30 जोड़े तो 66 बनता है। और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ रही है। सो मॉड एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान एन का फार्मूला यूज करते हुए 66 अपान 10 एंड 6.6 इज बार एक्स।
अर्थात हमारे माध्य का मान 6.6 है और मैं अपने ऑप्शन सी का अनुपालन करता हूं, चूंकि सी की वैल्यू ही क्वेश्चन नंबर 17 में सी की वैल्यू ही हमें 6.6 दिखा रहा है। तो 6.6 की वैल्यू हमारा ऑप्शन सी के साथ जाता हुआ क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं और पासे में 6 फलक होते हैं और उस पे नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। यस, तो एक अभाज्य संख्या आने की, तो एक अभाज्य संख्या। अब अर्थात इसमें पासे में जब 6 फलक हो गया और पासा एक ही है तो एनएस मीन्स हो गया समष्टि जो कि 6 फलक है और उसमें अभाज्य संख्या आने की। तो अभाज्य संख्या 3 1 3 5 दिखता है अर्थात 3 यानी एन ई। तो एन ई इज इक्वल टू 3 कैंडिडेट्स एंड एन एस इज इक्वल टू 6 कैंडिडेट एंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एज एन ई अपॉन एन एस so that 3/6 and result is 1/2, so that हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन बी पर ही 1/2 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी को सही कराते हुए 1/2 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, यदि किसी आवृत्त वितरण का माध्य 20.5 है और वहीं मध्यिका 21 है तो बहुलक क्या होगा? तो हमें एक संबंध पता होना चाहिए। बहुलक की जो वैल्यू बनती है, बहुलक बराबर निश्चित रूप से 3 के गुणक में मध्यिका और माइनस में 2 के गुणक में माध्य। ऐसा संबंध याद रहना आवश्यक है। सो 3 मल्टीप्लाई 21 and 2 multiply 40.5 and this is 63 and here are no sorry 20.5 and here are 41 and left 22। सो हम 22 के साथ जाना चाहेंगे और 22 से हमारा ऑप्शन नंबर डी बोलता है। ऑप्शन नंबर डी पे 22 लिखा हुआ प्रदर्शित हो रहा है, तो हम उसी को राइट कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, यदि निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? अब देख लीजिए, प्रायिकता का शर्त भी सुन लीजिए। प्रोबेबिलिटी तभी राइट होगी जब वह 1 से कम होगी अथवा 1 के बराबर होगी। फिर से सुन लें, लेस देन 1 और इक्वल 1, यानी 1 से कम हो या फिर 1 के बराबर हो। चलिए, तो ऑप्शन में हमारे पास आता है 4/3, 2/3, 1, 3/5। तो 3/5 भी लेस देन 1, 1 इक्वल 1, लेस देन 1 इज ग्रेटर देन 1, यानी इन ऑप्शनों में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इज ग्रेटर देन 1 इज रॉन्ग, अर्थात यही एक ऐसा सदस्य है जिसकी प्रायिकता में जगह नहीं मिल सकता। बाकी 2/3 सही हैं, 1 सही है, 3/5 सही है, तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए ही 4/3 की बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर ए एंड 4/3 जो लिखा है वह एक प्रायिकता कभी नहीं बन सकती। तो बहुत ही आसानी से हम आपको सारे विकल्पों का जवाब निकलवाते हुए
सारे टास्क को पूरा किए। अब हम अपने लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय की ओर आएंगे, जिनमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 21वें क्वेश्चन का क्या जवाब है, इस बात को हम देखेंगे। 21वां क्वेश्चन हमारा वास्तव में क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हम सवाल को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। 21 में ए बी सी डी ई एफ 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलते हैं काट ए का मान बी बाई ए है, तो कथन इनका क्या है, वी सेक ए, बी सेक ए अपान ए कोसेक ए कोसेक ए इक्वल टू 1 सिद्ध करना है, इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। तो आइए, काट क्या कहता है? काट कहता है आधार बटा लंब। इनके अकॉर्डिंग आधार का मान बी होगा, लंब का मान ए होगा। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, तो मामला आएगा सेक का। तो बी के मल्टीप्लाई में सेक, सेक कास का उल्टा होता है, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अपान में बी होगा, और उनके अपान में ए के मल्टीप्लाई में कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में ए आएगा। ए ने ए को काटा, बी ने बी को काटा, बाद में चलकर इनको भी कटना तय है, सो राइट। आरएचएस की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 21 का बी कहते हैं यक्स के किस मान के लिए। क्वेश्चन नंबर, ये तो आप ए रहा, अब इसी 21 के बी की बात आएगी। 21 के बी की बात आएगी। इन्होंने कहा है यक्स के किस मान के लिए 2x कॉमा x प्लस 8 कॉमा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 AP, यानी कब ये समांतर श्रेणी बनाएंगे, यक्स का क्या मान होगा कि वो समांतर श्रेणी में नजर आएगा। तो समांतर श्रेणी का बाइलाज कहता है कि बीच वाले पद का 2 गुना, यानी 2 ब्रैकेट में x प्लस 8 की वैल्यू बराबर होती है किनारे के दोनों पदों के योग के। तो 2x प्लस 3x प्लस 1 ऐसा कुछ। तो हम 2x एंड मल्टीप्लाई 16 होगा, हेयर आर 5x एंड प्लस 1। ओके, 2x को उस पार लेके चलते हैं तो घट करके हमारा 3x बचाएगा, और 1 को इस पार लेके आते हैं तो आप संचिन्ह बदल करके 15 होगा, और x की वैल्यू हमें 5 बार में कट करके 3 पचे 15 5 प्राप्त होगा। अर्थात किस मान के लिए यह एपी में होगा, x बराबर 5 के लिए। चेक भी कर सकते हैं, 5 का दूना 10, 5 में 8 जुट गया 13, और 5 के तिहाई में 15 और 1 16। फिर से चेक कर लें, यक्स का मान 5 है, तो 5 तिहाई 15 1 16, 8 5 13, 5 दूनी 10। तो 10 में 3 जोड़े तो 13 होता है, 13 में 3 जोड़े तो 16 होता है। यही प्रमाणित हो रहा है कि यह एक एपी में बन चुका है। ओके, आगे क्वेश्चन फिर देते हैं। अंडर रूट 2√3 एक परमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है, तो हम p बाई क्यू के स्वरूप में 2√3 को रखें इक्वेशन फर्स्ट मानकर, और ऐसे में p इक्वल टू 2√3 क्यू स्क्वायर क्यू करा दे, और ऐसे में दोनों पक्षों में वर्ग कराते हैं। आशा करते हैं कि यह परमेय है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 12 क्यू स्क्वायर, सो 12 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब ऐसे अवस्था में 12 इज इक्वल टू p बाई क्यू स्क्वायर एंड स्क्वायर, सो 2√3 इज p बाई क्यू, और यहां हमारी
सोच मिथ्या जाती हुई दिखी, सो 2√3 एक अपरिमेय संख्या नजर आएगी। अपरिमेय संख्या है, निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या हमारा 2√3 है। तो ऐसे करके हम नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब देते हुए और हल करते हुए आगे क्वेश्चन जो हमारे आ रहे हैं वो 21 नंबर के ही हैं, बट सी के रूप में, सी के रूप में दिखाई देते हैं। नहीं, सी तो सॉल्व हो गया। डी के रूप में 21 का जो डी हमारा है, 21 का जो डी क्वेश्चन है, 21 के डी में बताते हैं एक घन का आयतन 729 है। एक घन है जो फिगर भी देख सकते हैं, इसका जो आयतन है वो 729 है। तो घन का आयतन इन्होंने सवाल में दे दिया कि 729 है, और घन का आयतन x क्यूब होता है जो 729 के बराबर हो गया। तो x का मान घनमूल होगा 729 का, और क्या। तो घनमूल कितना होगा, 729 बनने के लिए 9 इसका घनमूल जाएगा, क्योंकि 9 9 81 होता है। 81 में 9 का गुणा 9 करने 9 9 8 72, फैक्ट है 9 होगा। तो x = 9 cm आ गया। पर चाहते क्या थे, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ s का मान 6x² होता है। तो 6 मल्टीप्लाई में 9 इन होल स्क्वायर एंड 6 मल्टीप्लाई 81 एंड 6 = 6 और 6 × 48 हम करवा सकते हैं 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ी सरलता से हम 21 के डी का समाधान प्राप्त करवा सके। ओके, वही बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड एक अनुपात अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो कोई बात नहीं, बिंदु को हम नोटिस कर लेते हैं। 2 के कामा में -3 है, वह -4 के कामा में 6 है। अनुपात का जो मामला है वो भी दिया जा चुका है, 1:2 है। तो इनके निर्देशांक के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। x here are a lot of x1 y1 and x2 y2 and this is ammonium 2 and x = m1 x2 m2 x1 with positive upon m1 plus m2। why? क्वेश्चन में अंतर विभाजन कहा, बाय विभाजन कहा होता तो हम माइनस लगाते। ओके, तो m1 1 मल्टीप्लाई x2 इज -4 and plus m2 is 2, x1 is 2 upon m1 plus m2 1 plus 2। तो 4 × 4 -4 मिला, 2 दूनी 4 + 4 मिला, अपान में 3 आया, 0 के बटे में 3 को हम 0 ही कहेंगे। और वही y = m1 y2 m2 y1 अपान m1 plus m2 होता हुआ। m1 1 y2 6 m2 2 y1 -3 upon 1 plus 2 and 6 - 6 by 3 in 0 by 3 in 0। So right answer is 0, 0। ओके, तो हमारा अंतर विभाजन में अगर जो इसका निर्देशांक पूछा गया था तो 0, 0 का जवाब दें तो बेटर होगा। तो यह ई वाला क्वेश्चन था, 21 का ई ऑप्शन में ऐसा ही सवाल प्रदर्शित हो रहा है। ओके, बिल्कुल बेहतर, सरल। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर एफ की ओर जाएंगे। एफ में कहते हैं कि आवृत्त से माध्य बताइए। जैसे कि अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन लगाया था जिनमें हम कॉलमों की संख्या 4 दिए थे,
उसी 4 कॉलम पर भी इस सवाल का समाधान होना है। वहां अंक छोटे थे, थोड़े यहां अंक बड़े हैं, लेकिन कार्य करने का ढंग वही पुराना होगा। तो वर्ग है, मध्यमान x है, फ्रीक्वेंसी f है, और इसका गुणनफल तो होना तय ही है। तो वर्ग में 0 से 10, बात करते हैं 10 से 20, फिर बात करते हैं 20 से 30, फिर बात करते हैं 30 से 40, और बात करते हैं लास्ट में 40 से 50। और फ्रीक्वेंसी भी इन्होंने दे दिया 8, 12, 10। 8 दिया, 12 दिया, 10 दिया, आगे 11 और 9 है, 11 और 9 है। तो सबसे पहले तो हमारा वर्क बनता है कि फ्रीक्वेंसी का योग कर ले। तो 12, 8, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 41, 9, 50 बनता हुआ नजर आया। अच्छी बात है। मध्यमान के लिए हम बात करेंगे 0 से 10 का आधा जो कि 5 बनता हुआ नजर आएगा, 20 से 30 का आधा 15 बनता हुआ नजर आएगा, दोनों में 10 का डिफरेंस दिखा, तो 25 और 35 और 45 कराते हुए लास्ट में जांच कर लेते हैं, 50, 40, 90 का आधा 45 बनता हुआ निश्चित है। गुणा करा लेते हैं, 5 का 8 में गुणा होगा 40 बनेगा, और वही 15 का 12 में जाएगा तो 180 बनता नजर आएगा, और 250 बनता नजर आएगा। आगे का गुणनफल जो भी विचार करे, 35 सेकंड में 35 होगा, 35 सेकंड में 35 होगा, और उसमें 3 जुट जाएगा, 85, 385। 45 का 9, 9 45 का 9, 450 में से एक 45 निकाल ले, 450 में से एक 45 निकाल ले, क्या बनेगा? क्या बनेगा? 405 बनेगा। 405 बनता हुआ नजर आएगा, जो सिग्मा एफ आई और एक्स आई के लिए क्या पर्याप्त होगा? सबको जोड़ना ही तो है, सबको जोड़ना ही तो है। 4, 3, 700, 700 और 2, 4, 3, 700, 2, 900, 1000। 1000 को किनारे लगा दो और सारी राशियों को जोड़ लेते हैं। 80 और 40 120 होगा, 120 में 50 170 होगा, 170 में 5 175 होगा, 175 में 5 180 होगा, 180 में जो 80 होगा वो गुणनफल 180 में 80 क्या कहेगा? 260 कहेगा। 180 में 80 तो देना है, 260 कहेगा। और 260 में 1000 तो बहुत पहले छोड़े हुए हैं, तो 1260 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ऐसी अवस्था पर हम 12x इक्वल टू फिर वही अपना जो एक सवाल में हमने अप्लाई किया था विकल्प में, बाई और 1260 के बटे में 50 अगर भूमिका में रखें तो 5 का दूना 10 बनता है, 5 का 25 बनता है, एक आएगा 26, 5 का दूना, और 25.2, 25.2 इस सवाल का जवाब बनता नजर आएगा, जो क्वेश्चन नंबर एफ है 21 का। 21 का एफ जो है 25.2 बिल्कुल राइट आंसर। 22 नंबर में भी इसी प्रकार से ए बी सी डी ई एफ के रूप में लिखा है। तो जिस प्रकार से हम 21 के सारे सवालों का समाधान किए, बड़ी ही सरलता पूर्वक एक एक क्वेश्चन को दिखाते हुए और सॉल्व करते हुए, तो 22 के ए बी सी डी ई एफ के क्वेश्चनों को भी हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बोलते हैं बिंदु -4, 6 बिंदुओं इतने इतने के जोड़ने वाले रेखाखंड पर किस अनुपात में विभाजित होगा? अभी एक एक सवाल अंत विभाजन का लगाए हैं ना, वहां पर अनुपात दिया था तो बोला था कि बिंदु बताइए, यहाँ बिंदु दिया है, बोल रहा अनुपात बताइए। ठीक उसी का उल्टा है, ऐसा पेपर में कभी कभी मिल भी जाता है। तो बिंदु -4, 6, बिंदु 4, 6 बिंदुओं कौन कौन? ए वाला पॉइंट बनता है, ए वाला पॉइंट बनता है -6, 10, और वहीं बी वाला पॉइंट को कहते हैं ये सजेस्ट 3 के कामा में -8, और m1 m2 का अनुपात इन्होंने पूछा है, तो इसको हम x के अलाट कर दें, इनको y अलाट कर दें, इनको x1 कह दे, y1 कह दे, x2 कह दे, y2 कह दे, और m1 का रेशियो m2 ही तो मेरा टास्क है, वही तो क्वेश्चन है।
तो ऐसी अवस्था में हम बोले x इज -4, m1 x2 3 है, प्लस m2 x1 -6 है अपान m1 प्लस m2। फार्मूला बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई -4m1 एंड -4m2 इज इक्वल टू 3m1 एंड -6m2। ओके, m1 को एक साइड में रखे तो -4m1 ट्रांसफर टू -3m1 एंड 6m2 विथ नेगेटिव एंड +4m2। फाइनली -7m1 इज इक्वल टू -7m1 एंड डेड श्योर -4 टू +4। ओके, -2m2 माइनस कैंसिल, m1 बाई m2 इज इक्वल टू 2/7। सो m1 रेशियो m2 इज 2:7। 2:7 इज राइट आंसर। अभी हम y वाले पक्ष को लेके लगावें तब भी इतना हम रिजल्ट पाएंगे। तो चाहे x को चाहे y को, दोनों में से किसी ऑप्शन को लेकर के हम अनुपात को बताने का हक रखते हैं, और ये 2:7 हमारा 22वां का आंसर होगा। बिल्कुल सही। इसी क्रम में बी वाले में कहते हैं कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूर है, जैसा कि एक सर्कल है और इसके सेंटर से दूर है, क्या दूर है? 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 cm इन डिस्टेंस ओपी। अच्छा, अब वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो दी गई है वो एक्चुअली 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है। जब सेंटर से स्पर्श रेखा पर कोई रेखाखंड खींचते हैं तो 90 डिग्री पर जाके काटता है। सो पाइथागोरस का थ्योरम लगाने के हक में है। त्रिज्या को r ले लेते हैं तो r की वैल्यू होगी √में 7.5 का वर्ग। 7.5 के वर्ग को हम थोड़ा सा ऑप्शनल भिन्नात्मक में चेंज करते हैं, 15/2 का वर्ग। दशमलव से बच जाएंगे और कोई खास बात नहीं है। तो 15 के 15 में 225 बनाएंगे, और जबकि वहीं 2 के वर्ग में 4 बनाएंगे। 6 के 36/1 यहाँ छिपा है, 4 का लघुत्तम ले सकते हैं। 225 के माइनस में आने वाला है 36 चौका, वैसे 36 दूनी 72 होता है, 72 दूना 144 तो बनता ही है, 144 बन जाएगा। ऐसे में 225 में से 144 अगर निकलेगा तो 1 बचेगा, और आगे बढ़ेंगे तो 8 बचना तय है। बाई में 4, अर्थात हम 9/2 बोल सकते हैं। और 9/2 एक्चुअली 9/2 तो 4.5 होगा। 9/2 4.5 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, 4.5 और 6, 36 चौका 144, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम 4.5 के साथ जाएंगे। 22 का भी 4.5 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। आंसर माला भी बता रहा है, आंसर शीट बता रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर ट्रूथ है। फिर आगे का क्वेश्चन जो हमारा कहता है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का एक ही अनुपात है तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। जैसे इनका कहने का मतलब यह है कि अगर जो ABC इस प्रकार से है, इनको D ऐसे काट रही है कि AD रेशियो BD के इक्वल में AE रेशियो EC अगर दिख रहा है तो ऐसी अवस्था पे BC DE के समानांतर होगा, यानी BC जो रेखाखंड होगा वो
पैरेलल होगा किसके, किसके, डी के पैरेलल होगा और किसके। तो एक्चुअली ये थेल्स का थ्योरम है और थेल्स के थ्योरम से इसे आसानी पूर्वक लगाया जा सकता है। एक बार ए बी का रेशियो हम दिखा देते हैं ए सी से, जो कि ए बी अपने आप में टूटता हुआ ए डी प्लस बी डी होगा और बाई में ए ई प्लस ई सी होगा। इसी सिद्धांत से हम बीसी और डीई को समानांतर दिखा पाएंगे। तो ये थेल्स के थ्योरम से इस सवाल का समाधान निश्चित रूप से बन जाएगा या बन गया कि बीसी और डीई जब तक समानांतर नहीं होंगे तब तक इनके भुजाओं में ऐसा अनुपात होना संभव ही नहीं है। नहीं संभव है, बिल्कुल नहीं। फिर डी वाले में कहते हैं 2 अंकों की एक संख्या है, जनकर योग 12 है। क्या बोला? 12 है। तो 2 अंकों की एक संख्या का जिक्र जैसे ही आया, दहाई को हम x कह दें, इकाई को हम y कह दें और संख्या हमारी अलाट हो जाएगी 10 दोहाई प्लस इकाई 10x प्लस y। मानते हैं? अब अंकों का योग 12 है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू ही 12 है। समीकरण नंबर 1 कंडीशन नंबर फर्स्ट कहता है। और जबकि दूसरे कंडीशन पे कहता है अंकों का स्थान बदल देने से, अगर अंकों का स्थान बदल जाए यानी 10y प्लस x हो जाए तो क्या होता है? प्राप्त नई संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। दी गई संख्या मेरी कौन थी? वही 10x प्लस वाई से अधिक हो जाती है। कितना? 18। कौन? नई वाली। नई वाली तो उसमें 18 जोड़ दें तो शर्त पूरा होगा। ये हमारा कंडीशन सेकंड कहता है। कंडीशन सेकंड की स्थिति यही बनती हुई नजर आ रही है, ध्यान दीजिए। फिर क्या होगा? फिर होना क्या है? x को ट्रांसफर करो तो 9x नजर आएगा, y को भी ट्रांसफर करो, y को भी ट्रांसफर करो तो -9y नजर आएगा और 18 को इधर ट्रांसफर करा लो तो -18 नजर आएगा। और मिनिमाइज करा दो, छोटे शब्दों में मिनिमाइज करा दो। तो मिनिमाइज मीन सरलतमीकरण। हाँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड अलाट एंड इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एडेड, जोड़ने पर जब चिन्ह समान होना तो हम जोड़ा करते हैं। तो वाई वाई कैंसिल, 2x की वैल्यू हमको तो 10 नजर आई तो x की वैल्यू हमको 5 नजर आएगी, निश्चित रूप से 5 नजर आएगी। और हम कहते हैं x प्लस वाई बराबर 12। x प्लस वाई की वैल्यू हमको 12 दिया हुआ है और हम यहाँ x की वैल्यू 5 फिलअप ही करा लें तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 12, डेड से और y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7। तो संख्या मेरी क्या बनती हुई नजर आ रही है? 57। 57 मेरी संख्या बन जाएगी। और वास्तव में कहा गया था, पहला शर्त क्या था? 2 अंकों की एक संख्या है जो अंकों का योग 12 है। हमने कहा 5 में 7 जोड़ो तो 12। बिल्कुल सही है। अगर अंकों का स्थान बदल जाए यानी 57 के बजाय वो 75 हो जाए तो देख लो 57 में 18 जोड़ो तो 75 ही नजर आएगा। कंफर्म हो गया। इस सवाल का भी सिस्टम बिल्कुल फिट है और 57 जो रिजल्ट आया है वास्तव में जेन्युइन में वो सही है। अच्छी बात। तो हमने क्या देखा? हमने देखा यह सवाल भी बिल्कुल सही गया। फिर कहते हैं द्विघात समीकरण का मूल बता दो। अंडर रूट में चौथा सवाल है 22 ऑप्शन बटे क्या कहेंगे? ई। 22 बाई ई √3x² माइनस 11x प्लस 8 √3 इक्वल टू 0। ओके, पहले बाहर बाहर गुणा करा तो फैक्टर मेथड अप्लाई करा लिया जाए चलेगा।
जब ना कुछ कहे तो फैक्टर, नहीं तो धराचार कहता है, मूलों से कहता है तो लगाने की बात आती है, लेकिन ना कुछ कहे तो फैक्टर। तो √3 में 3, √3 का 3 हो गया, 3/24 हो गया। गुणा कराने पर धनात्मक में 24 मिले और जोड़े तो 11 मिले। ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन। निगेटिव और निगेटिव में टूटेगा, ये तो तय हो गया। -8 -3, -8 -3 में तोड़ो। √3x² निगेटिव 8x निगेटिव 3x and positive 8 √3 equal to 0, and here are √3 common and x common, but √3 है ही नहीं, √3 नहीं है तो छोड़ो, ओनली ऑन x कॉमन, √3x -8, और यहां से माइनस क्या कॉमन ले लिया जाए, √3 कॉमन लिया जाए तब काम बनता नजर आएगा। √3 कॉमन हमें लेना है, तो यहाँ हमें √3x मिलेगा और माइनस में 8 मिल जाएगा। फिर से कॉमन अगर लेते हैं तो √3x -8 एंड x -√3 डेट्स योर इक्वल टू 0। देन √3x -8 इज 0, then x is surely 8/√3 and x -√3 is 0, then finally √3. This is alpha and this is beta. I accepted. Okay. इस सवाल का भी समाधान हो गया। अब एक क्वेश्चन हमको मध्यिका की ओर ले जा रहा है, तो मध्यिका कैसे निकलता है उसको भी देख लिया जाए। 22 का एफ है, क्वेश्चन नंबर 22 एफ। आइए इस सवाल का भी निदान करते हैं। टेबल यहां भी बनाएंगे, मध्यिका के लिए भी टेबल बनता है। चलिए टेबल को मैंने खींच लिया और पहले में वर्ग दिए हैं। यहां मध्यमान कराने की जरूरत नहीं होती है, 3 कॉलम से काम बन जाता है, मध्यमान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये वर्ग वाला कॉलम बन गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। ये CF आता है संचयी बारंबारता के लिए, तो वर्ग में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40 and 40 to 50 ऐसा दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी नोट कर लें, 2 8 20, 2 8 20 एंड 15 5। संचयी बारंबारता कैसा है, विकर्णवत जोड़ते हैं, 2 को 2 रख लेते हैं, लेकिन 8 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 20 को जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 को जोड़ेंगे 45 आएगा, 45 को जोड़ेंगे 50 आएगा, और n का मान देखोगे 8 2 10 20 10 30 10 40 45 50 ही होगा। जो यहां आता है तो वहां लास्ट आता है। n जो है 50 एक सम संख्या है। सम संख्या के लिए मीडियन क्या चलती है, मीडियन चलता है n/2 में पद का मान, माने 25वां। तो 25वां किसके नजदीक में होगा, 30 के नजदीक में होगा, 30 के नजदीक में होगा, 30 के नजदीक में 25वां होगा, तो और फिर n/2 + 1 में पद का मान यानी 26वां, वो भी 30 के नजदीक में होगा। तो हमारा CF जो अलॉट होगा वो एक कदम ऊपर अलॉट होगा, और जहां हमें ये दिखाई देते हैं वहां स्मॉल f हो जाते हैं और L1 L2 अलॉट हो जाते हैं, यानी L1 L2 स्मॉल f कैपिटल C ऐसा अलॉट हो जाता है मध्यिका को निकालने के लिए। तो मीडियन इज इक्वल टू L1 + L2 - L1 अपान में स्मॉल f इन ब्रैकेट n/2 माइनस में c ऐसा फार्मूला यूज करें तो L1 के सीट पर 20 है और L2 30 - 20 नजर आएगा, अपान f के नाम पे 20 होगा, n/2 माने 50/2 होगा, माइनस में c की वैल्यू 10 होगी। अच्छी बात है, 20 + 10/20 इन ब्रैकेट 25 - 10 एंड 20 + 1/2 मल्टीप्लाई कौन
नजर आएगा हमको 15 एंड 20 प्लस 15/2 मीन 7.5 एंड एक्चुअली 27 इंटू 5 राइट आंसर 27.5 हमको मध्यिका मिलती हुई नजर आ रही है इस सवाल का। तो 22 का एफ क्या बोलता है? 22 का एफ बोलता है 27.5 राइट। तो इस सवाल का भी समाधान हो गया। हमने यहाँ पर आपको मध्यिका निकाल के दिखाया है। टेबल को एक बार देख ले। टेबल देख लिए हैं, कोई बात नहीं, आगे देखें। अब हम आते हैं 23वें क्वेश्चन में, जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। 23वां क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है, जिसे हम परीक्षा के दौरान किसी एक को हल करेंगे, किसी एक को हल करेंगे। दोनों आ रहा है तो कोई एक चुन ले, एक आ रहा है तो उसी को हल करें, और जो न आ रहा हो उसको छोड़ दें। अच्छी बात है। तो कहते हैं 23 नंबर में, एक ठोस बेलन के आकार का दोनों सिरों पर अर्धगोलीय है, यानी कि एक ठोस है जो बेलन के आकार का है, इनके दोनों जो सिरे हैं एक्चुअली वो अर्धगोलीय हैं। ऐसा कुछ सवाल में सुझाव दिया गया। अर्धगोलीय हैं यानी कि मिला जुला करके हम बात कर लें कि एक कैप्सूल का रूपरेखा है, कैप्सूल का, और पूरी ऊंचाई को इन्होंने बता दिया है। पूरी ऊंचाई जो हमारी है इन्होंने बता दिया है कि 19 सेंटीमीटर है। और साथ में इन्होंने त्रिज्या का भी जिक्र करा दिया है, यानी रेडियस जो है वो 3.5 cm है, 3.5 cm है। तो ध्यान देने वाली क्या बात है, यहाँ जो अर्धगोला होगा ये भी 3.5 होगा और ये भी 3.5 होगा। जो बच्चा इस बात को समझ जाएगा इस सवाल को कर लेगा। तो 3.5 और 3.5 मिलके 7 होता है, 7 यही 19 सेंटीमीटर में से घटा दो तो 12 7 19 यानी 12 सेंटीमीटर। ये बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई हमें नजर आ रही है वो 12 सेंटीमीटर दिखाई देगी। सवाल में पूछा क्या गया है, ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो पहले हम आयतन निकाल के दिखाते हैं। आयतन V इक्वल टू बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन। दोनों अर्धगोले मिलकर एक पूरा गोला बनाते हुए नजर आएंगे, इसीलिए सवाल का हम πr² बेलन के आयतन का फार्मूला लगा रहे हैं। और दोनों गोले पूरे गोले, दोनों गोले पूरे गोले 4/3 πr³ का जिक्र कराए। हम यहां से πr² कॉमन ले लेते हैं। πr² को बाहर करने से क्या मिलेगा, यहाँ h बनता नजर आएगा, और यहाँ πr² कॉमन लिए हैं, πr² के 4/3 मिलेगा और πr से r मिलेगा, क्योंकि r² निकल चुका है। यही हम वैल्यू भरा लेते हैं, 22/7 कर लें और इनटू में r² की वैल्यू 3.5 गुणे 3.5 बनता हुआ, और अंदर h की वैल्यू हम 12 भराएंगे और 4/3 में r की वैल्यू हम 3.5 भराएंगे, 3.5 भराएंगे। आइए कुछ हल करते हैं। 7×5 = 35, 0.5 लग के 22×5 = 110, एक अंक पे दशमलव लगा के गुणे 3.5 करा लें, और 4 का 3.5 का चौका 12 प्लस 3.5 का चौका, 3.5 का दूना 7 होता है, 7 का दूना 14 होगा। 14/3 हम भरा लें, 14/3 करा लें और 3 लघुत्तमा बन जाएगा, और 3 से यहाँ 22 36 हो जाएगा। 36 में 14 आएगा, 36 4 40 10 50 होने वाला है। 11 के मल्टीप्लाई में 3.5 मल्टीप्लाई में 50 और अपान में 3 आएगा। तो ऐसे में 11×5 = 55 करा लें, 11×3 = 33 करा लें, 33×5 = 38 करा लें, एक अंक पे दशमलव लगवा लें और मल्टीप्लाई में 50
बाई 3, ये 50 शून्य जो है वो दशमलव को हटा देगा, तो 5 पचे 25 होगा, या ऐसे ही कर लें, 5 पचे 25, 5 आठे 40, 40 2 42 होगा, और 5 तियां 15, 15 4 19 होगा, और एक शून्य के साथ इंक्लूड करें, बाई में 3 आएगा, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, तो 3 छक 18 मिलेगा, 3 चौक के 12 मिलेगा, 3 के 1 अन्य 3 मिलेगा, 2 बचा है 20 होगा, 3 छक 18, बार बार जाता रहेगा, 2 बचता हुआ 7 सेंटीमीटर क्यूब, 641.67, ये 23 में क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा आयतन मिल गया। आइए आपको हम पृष्ठ से भी अवगत करवा दें। तो पृष्ठ यहाँ सरफेस इक्वल टू, पहली बात तो 2 पाई RH लगने वाला है, और प्लस में दोनों अर्धगोले पूरे गोले बनकर 4 पाई R स्क्वायर का जिक्र कराएंगे। तो यहां से हमको 2 पाई R कॉमन दिखता हुआ नजर आ रहा है, 2 पाई R बिल्कुल निकलेगा, H प्लस 2 पाई R निकला है, 2 पाई R निकला है, 2 पाई R निकलने पर 2R बचाएगा, 2R बचाएगा। तो 2 के मल्टीप्लाई में 22/7 वही कराएंगे, R की वैल्यू 3.15 तय है, H की वैल्यू 12 लगाना ही है, 2R का वैल्यू 7 हो जाएगा, क्योंकि 3.5 का दूना 7 बनता है। इसको काट सकते हैं 0.5 में, 2 के गुणक में आएंगे 11.0, और के गुणक में आएंगे 19, और हम गुणा कराते हैं 11 दूना 22 के मल्टीप्लाई में 19, और 19 दूनी 38 बनता है, और 19 दूनी 38 फिर बनकर 3 और जुटेगा, 41 बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 418 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पृष्ठ बनेगा, और 641.67 घन सेंटीमीटर आयतन बनेगा। ऐसा इस सवाल का जवाब होगा। अथवा में दे रखे हैं एक सवाल और, तो अथवा के ऑप्शन को भी हम आपको लगाते हैं, जबकि परीक्षा में केवल एक ही लगाना है, इस बात का ध्यान देना है। कभी कभी क्या करते हैं कि मैं जेन्युइन कॉपी जब मूल्यांकन करता हूं, तो उसमें जो है गलती क्या होती है कि जैसे मान लिया 23वें क्वेश्चन में हमको 2 क्वेश्चन दे दिया अथवा करके, तो बच्चे क्या करते हैं, दोनों लगा देते हैं। 23 का जो क्वेश्चन मेन है वो मेन को भी लगा देंगे, और अथवा में जो दिया है उसको भी लगा देंगे, क्योंकि उन्हें अगले सवाल का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है। सोचते हैं कि लाओ दोनों लगा देंगे और मार्क मिल जाएगा, लेकिन डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। हमें दोनों को टच करना पड़ता है, और ऐसी मूल्यांकन करते समय कापियों में बहुत देखने को मिलता है कि जो नहीं कहा रहता है वो भी लगा बैठते हैं, और जहां कहा जाता है वहां छूते ही नहीं है। तो ऐसा गलती आप नहीं करोगे। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, अर्थात इन्होंने यल का मान हमको 13 सेंटीमीटर जिक्र करा दिया, और वहीं जो है संपूर्ण पृष्ठ का मान यानी सरफेस मैक्स का मान 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर करा दिया। तो आधार का व्यास क्या होगा, यानी डायामीटर के बारे में इन्होंने अपना क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। पिछला सवाल जो हल किया गया है उससे कहीं ये आसान है। कैसे? हम सरफेस मैक्स का फार्मूला अप्लाई करावें अगर, तो बोलते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर कहलाता है, और सरफेस मैक्स की वैल्यू हमको 90 पाई दिया जा चुका है, और पाई आर, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, और एल का मान 13 हमें पता ही है, और आर तो नहीं पता है। पाई ने पाई को कटा दिया, तो हमको क्या नजर आएगा, 90 प्लस 90 इक्वल टू 13R प्लस आर स्क्वायर, अर्थात द्विघात समीकरण में भाग गया। 90 को उस साइड में ट्रांसफर करावें तो R स्क्वायर प्लस 13R
एंड माइनस 90 इक्वल टू 0। फैक्टर बैठ रहा है कि गुणा करने पर 90 आवे, जोड़ने पर 13 आवे, वो भी पॉजिटिव, वो आवे निगेटिव। 18 पचे 90 ले लिया जाए, पर पॉजिटिव में 18 ले लेते हैं, निगेटिव में 5 ले लेते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस 5r माइनस 90 इक्वल टू 0। आर कॉमन होकर के r प्लस 18 होगा और माइनस में 5 कॉमन लेकर r प्लस 18 होगा। r प्लस 18 पुनः कॉमन होकर के r माइनस 5 होगा और r प्लस 18 अगर 0 के अधीनस्थ होगा तो r का मान माइनस 18 हो नहीं सकता। r माइनस 5 इक्वल टू 0 होने पर r बराबर 5 हो सकता है। लेकिन सवाल क्या था? डायामीटर। तो डायामीटर इक्वल टू 2r और 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10 cm। अच्छी बात है। तो 10 सेंटीमीटर इस सवाल का जवाब बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से इसको भी पूरा करा लिया गया। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे अब हम 24वें सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 24वें सवाल में हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल दिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। सवाल को पढ़कर फिगर को ट्रेस कर लेंगे, फिर हल कर लेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, हाँ, के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक केबल टावर बहुत ऊंचा है, उसके शिखर का उन्नयन कोण इन्होंने बता दिया। उन्नयन कोण का ही जिक्र है, 60 डिग्री है। और इसके पांव का, यानी किसके? टावर के, टावर के पांव का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई क्या है? टावर की जो ऊंचाई है उसे ही पूछा गया है। ए बी सी डी ई नॉमिनेशन करा लेते हैं और यही तुरंत लिख भी लेते हैं कि हमारे सी की वैल्यू कंप्लीट एच माइनस 7 मीटर। ये बात बहुत आवश्यक है। फिर इस सवाल का समाधान तो निश्चित है। यहां यक्ष स्वीकार कर लें एंड ए बी डी। हम ट्रायंगल ऑफ ए बी डी में क्या देखेंगे? एकांतर से यहां 45 डिग्री बनता हुआ नजर आएगा ही आएगा। एंड tan 45 इज इक्वल टू लंब बटे आधार के अकॉर्डिंग 7/x एंड 1 इज इक्वल टू 7/x। देन फाइनली x इज 7 मीटर। यस, इक्वेशन फर्स्ट। ट्रायंगल डीईसी में चलें, डीईसी में चलें तो बात करेंगे tan 60 डिग्री। लंब बटे आधार के रूप में हमारा आएगा, लंब के रूप में h माइनस 7। आधार के रूप में जैसे x यहां काम करेगा, डीई पर भी वही काम करेगा। √3 इज इक्वल टू एच माइनस 7 अपान x की वैल्यू ही क्यों न भरा ले, 7। एंड कहां से? समीकरण 1 से। कमेंट मार देंगे कि 1 नंबर से मैंने ऐसा काम किया है। तो h माइनस 7 इज इक्वल टू 7√3 एंड h इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7 एंड 7 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज हाइट ऑफ टावर। दिस इज हाइट ऑफ टावर। निश्चित रूप से ये टावर की ऊंचाई हमारी होगी। और इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लिया जाता है जो कि वो भी ऊंचाई और दूरी से ही संबंधित है। तो उस सवाल का भी समाधान हम कर देते हैं और बड़ी सफलतापूर्वक, सरलतापूर्वक उस सवाल को भी हम हल करेंगे। और ध्यान दीजिए, बिल्कुल कहीं कोई कठिनाई नहीं है, बशर्ते समझने की जरूरत है कि कैसे और कहां से हम शुरुआत करेंगे और हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा। तो
तो क्वेश्चन करते हैं, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, तो क्षैतिज तल में खड़े स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। अधिक हो जाती है ना कह रहा है, इसका मतलब हम फाई को यहां स्वीकारें, क्योंकि फाई से थीटा हो रहा है। कब? जब ए मीटर और अधिक हो जाए, ए मीटर और अधिक हो जाए तब ऐसा होता है, यानी फाई हमारा अंदर है। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या है, स्तंभ की हाइट क्या है, एक्सेप्ट करें यहां का डिस्टेंस एक्स मीटर, मीटर बिल्कुल। ए बी सी नॉमिनेशन कर दें, डी डी बी सी में पहले बात कीजिए, ट्रायंगल ऑफ डी बी सी tan फाई इज इक्वल टू एच बाई एक्स एंड एक्स इज एच अपान tan फाई, एच काट फाई भी हम दावा करते हैं कि लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट के रूप में। अब हम पूरे एंगल में आ जाएं, एबीसी पूरे ट्रायंगल में आ जाएं, ट्रायंगल ऑफ एबीसी, ट्रायंगल ऑफ एबीसी tan थीटा की बात करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू एच अपान ए प्लस एक्स कहाएगा, और यहां ए प्लस एक्स को एच अपान काट थीटा कह के एच tan थीटा, एच बाई tan थीटा के अकॉर्डिंग एच काट थीटा हो जाएगा, ए प्लस एक्स। अब हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटवा देते हैं, तो ए प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एच काट थीटा माइनस एच काट फाई, एच काट फाई, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एच कॉमन निकल जाएगा, और अंदर कास बाई साइन में कन्वर्ट कर लें, कास थीटा बाई साइन थीटा माइनस कास फाई बाई साइन फाई, और यहां हम साइन थीटा साइन फाई एलसीएम बना दें, साइन थीटा कटेगा, साइन फाई कास थीटा माइनस साइन फाई कटेगा, तो साइन फाई कास थीटा कास फाई साइन थीटा बनाता नजर आएगा, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का एक्चुअली सूत्र मिल रहा है, तो ए इज इक्वल टू एच सपोर्टेड साइन फाई माइनस थीटा, फाई माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन फाई, सो एच इज इक्वल टू बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई ए साइन थीटा साइन फाई अपॉन साइन फाई माइनस थीटा, और ये हमारे स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी। बहुत ही सरलता पूर्वक इसे भी कंप्लीट करा लिया गया। अब 25वें क्वेश्चन के, जबकि दोनों में से एक करना था, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि दोनों आप कता भी नहीं करेंगे, यदि दोनों कर भी देते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि हमें मार्क मिलेगा, भूल जाएं, नहीं मिलेगा। इसलिए जानबूझकर परीक्षा में ऐसी गलती दोहराकर अपने समय को नष्ट मत करेंगे।
क्योंकि अगर लगा भी देते हो तो परीक्षक तुरंत पकड़ लेता है, ऐसी उसकी व्यवस्था होती है। तो कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। दो संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है, तो संख्याएं क्या होंगी? दो संख्याओं का योग जिक्र करा दिया गया है कि x + y = 8, इक्वेशन फर्स्ट। तब मैं कह सकता हूं y = 8 - x। इशारा कर रहा कि हम द्विघात समीकरण में जाएंगे तो जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, ऐसा कह रहा है। उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब हो गया कि x/1/x और +1/y = गिवन बिलो 15/8 बाई कंडीशन। कंडीशन हमारा यही कह रहा है 8/15, नॉट 15/8, 8/15। एंड एलसीएम XY होगा एक्चुअली, एंड अपसाइड y + x होगा, = 8/15 होने दो। अब x + y का समीकरण नंबर 1 से वैल्यू भरा दें, तो वैल्यू भरा लेते हैं 8 भरा लेते हैं। 8/15 था भी, 8/15 बहुत आसान है। तब तो सवाल हल हो गया। 8/15, 8 से 8 जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में आएंगे तो x y की वैल्यू हमको प्राप्त होती मिलेगी 15। इक्वेशन सेकंड मिल गया। इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू भर दे तो सो बेटर, क्या भर दे? y की वैल्यू। तो x इन ब्रैकेट 8 - x = 15 एंड 8x - x² = 15। मैंने कहा था ना दो घात समीकरण में जाएगा। समीकरण सबको एक साइड में ट्रांसफर किया जाए तो x² -8x +15 = 0। ओके, एंड 5 × 15, 5 × 3 = 8 बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी x² - 5x - 3x + 15 = 0। देन x - x कॉमन x - 5 एंड -3 कॉमन x - 5। तो x - 5 एंड x - 3, x - 5 is 0, then x = 5 and x - 3 is 0, then x = 3। अर्थात हमारे दोनों मान वैलिड हो रहे हैं, यहां दोनों मान वैलिड हो रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अगर मेरी पहली संख्या 5 होती है तो दूसरी संख्या हमारी 3 होगी, या पहली वाली 3 बनती है तो दूसरी वाली 5 होगी। दोनों वैलिड होने का यही प्रमाण है। तो अब इस सेट में केवल एक क्वेश्चन अथवा का बचता हुआ, उसका भी समाधान देख ही लें। कहते हैं दो संख्याओं, वो भी क्रमागत, के पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो जब क्रमागत की बात आती है, तो x, x + 1 बनता है कि हम माने। तो कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन कहता है कि दोनों संख्याओं का वर्ग, अर्थात x का वर्ग और x + 1 का वर्ग, जो बराबर है 365 के। तो x² + x² + 1 + 2x and -365 = 0, and 2x² + 2x and -364 = 0, and minimize by 2 by 2 by 2 by 2, and finally x² + 2x means x, एंड 364 का आधा क्या होगा? 150 और 32, 150 और 32 क्या बनेगा? 192 बनेगा, और क्या? अच्छी बात है। अब गुणा करने पर माइनस में 192 आवे और जोड़वा में अगर जोन है तो वो 1 आवे।
14 और 13 की बात करें, 14 तियां 42, 14 करने 14, 14 4 18, नहीं 14 13 नहीं बैठ रहा क्या, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 13 करने 13, 13 5 18। इसमें देखें 2 एकन्ने 2 होगा, 2 एकन्ने 2 होगा और 2 9 18 हम गलत ले गए, 2 अठे 16 जाएगा, चेक करें 2 एकन्ने 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 182। अब 14 तियां 42 और 14 एकन्ने 14, 14 4 18, 13 14 में टूट रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x बनेगा, बनेगा बनेगा बिल्कुल बनेगा, 182 बराबर 0 पे। तो x कॉमन होकर x प्लस 14 बचाएगा, माइनस में 13 कॉमन होकर x प्लस 14 बचाएगा, और हम फिर से जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 के कॉमन पर x माइनस 13 बचना तय है निश्चित रूप से। x प्लस 14 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 14 इज रॉन्ग, and x minus 13 is equal to 0, then x is equal to 13 is right. So हमारी पहली संख्या 13 और दूसरी 13 प्लस 1 14, यानी वे मेरी संख्याएं 13 है और 14 है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, रोचक लगा होगा और आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना कभी न भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो अन्य भी हितैषी बच्चों के बीच में जाएगा और वो अपनी तैयारी गुडविल में तैयार कर सकेगा। सो गुड लक, धन्यवाद।